हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो जीआई ट्रैक से है, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक सुने, और वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग से रिलेटेड, या कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हैं। तो उनके लिए इस पर्पज से अगर आप वीडियो मेरी लास्ट तक देखेंगे, या ऐसे अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं डिजीज से रिलेटेड, तो भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा या नहीं। तो आज का टॉपिक है मेनली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे कि इसके पहले जो वीडियो मैंने आपको आपके साथ बताया था, आपके साथ शेयर किया था, वो था पेप्टिक अल्सर के ऊपर। तो पेप्टिक अल्सर में ये भी हमारा जो था वो स्टमक का डिसऑर्डर था, स्टमक के डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़े थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन होता है, जहाँ से स्टमक का जो फूड है वो जो इंटेस्टाइन में आता है। तो इंटेस्टाइन में आने के बाद वहाँ पे क्या मतलब, वहाँ पे भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, वहाँ पे भी डिजीज कॉज हो सकती है। तो कैसे होता है, ये क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि इंटेस्टाइन में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। अगर किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट में, और सिम्टम के बाद इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। डायग्नोज करने के बाद अगर ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन निकलता है तो इसमें फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, और ट्रीटमेंट से अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन सी सर्जरी परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, पॉइंट है, एक के बाद एक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन के द्वारा इंटेस्टाइन के फ्लो को रोकना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे इंटेस्टाइन के द्वारा ही इंटेस्टाइन के फ्लो को रोकना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। तो जैसे हमारा हम जो फूड ले रहे हैं वो क्या करते हैं, पैरास्टालसिस मूवमेंट करते हैं, यानी कि वो क्रमाकुचन गति करते हैं। उसके थ्रू क्या करेंगे, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से डिवोडेनम, डिवोडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे फ्लूइड का और लिक्विड जितने भी है उसका ऑब्जर्वेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे, और शोषण होगा। उसके बाद क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, वो फीकल बनके, यानी कि स्टूल वेस्ट प्रोडक्ट बनके वो क्या होगा, एनल एरिया यानी रेक्टम में स्टोर होगा, और रेक्टम से क्या होगा, फिर वो बाहर हो जाएगा, हमारे बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये है हमारे पूरा जीआई ट्रैक का वर्क। ठीक है, और अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, कहीं पे भी अगर फूड का इंटरप्शन हो जाता है, यानी कि फूड का जो है जमाव हो जाता है, तो इसे ही हम टर्म देते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो मेनली अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट होता है, इलियम पार्ट में 85% चांस होते हैं कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिग्मोइड कॉलोन होता है। आप अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जैसे कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, ये सारे क्या है, उसके फर्दर पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के। तो जो सिग्मोइड कॉलोन आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आई मीन जो सिग्मोइड कॉलन है वो ट्रांसवर्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग से के कंपेयर में जो सिग्मोइड कॉलन है वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। बट हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इलियम में 85% देखने को मिलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में सिग्मोइड कॉलन में 15% देखने को मिलता है। ठीक है, और जैसे कि इसकी एनाटॉमी, हम थोड़ा सा एनाटॉमी शेयर कर देते हैं। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एवरेज लेंथ उसकी 5 मीटर, 5 to 7 मीटर तक मानी जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है, बट उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है, मतलब उसकी चौड़ाई जो है वो कम है।
और उसकी लंबाई ज़्यादा है, उसकी लेंथ एवरेज देखें तो 5 to 7 मीटर की होती है, तो फिर भी हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लार्ज है उसका नाम, बट वो छोटी होती है, वो 1.5 मीटर की होती है, बट उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, और तो ये तो कुछ हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात की थी इंटेस्टाइन का। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, किसी को किस कारण से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो इसके दो दो रीजंस में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है नॉन मैकेनिकल कॉजेज और एक होता है मैकेनिकल कॉजेज। तो नॉन मैकेनिकल कॉजेज क्या है और मैकेनिकल कॉजेज क्या है, ये दोनों के बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल कॉजेज क्या क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के मैकेनिकल कॉजेज क्या क्या है। तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो होता है कार्सिनोमा ऑफ बॉवेल, यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में कोई भी कार्सिनोमा सेल होती है। कार्सिनोमा क्या होती है, कार्सिनोमा उसको बोलते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू में न्यू फार्मिंग सेल का फॉर्मेशन होना। अगर न्यू प्लाज्मिक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू फॉर्मिंग सेल बन रही है, तो वो क्या करेगी, वो अगर सेल बनेगी तो मतलब एक एक 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 सेल का ग्रोथ होगा। तो कार्सिनोमा सेल का अगर ग्रोथ होता है, यानी कि कैंसरस सेल, एक तरीके से कार्सिनोमा जो सेल होती हैं उनको हम कैंसरस सेल बोलते हैं। अगर कैंसरस सेल का वहां पे ग्रोथ हो रहा है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी, बिकॉज जो हमारी कार्सिनोमा सेल होती है वो डे बाय डे बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है हमारे नॉर्मल सेल के कंपेयर में। तो जैसे हमारा नॉर्मल सेल है, अगर वो 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, तो जो कार्सिनोमा सेल होती हैं वो पहले दिन 4, तो 4 से डायरेक्ट 16, 16 से 64, मतलब काफी तेजी से ग्रोथ होता है। तो अगर हमारे इंटेस्टाइन में कार्सिनोमा सेल का ग्रोथ होता है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है हमारा फीकल इम्पैक्ट इम्पैक्ट इम्पैक्शन, मतलब कि अगर फीकल जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर उनका जमाव हो रहा है हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट का, जैसे कि फर्दर वो पैरास्टालसिस मूवमेंट करके उनको बाहर होना है, बट वो कहीं पे जाके इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को प्रॉब्लम, इस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एंड तीसरा पॉइंट होता है अडहेशन। अडहेशन का मतलब होता है चिपकना। अडहेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है चिपकना। तो अगर हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो ट्यूब है इंटेस्टाइन का, उसमें अगर दो लेयर आपस में अगर चिपक गई हैं तो वो क्या करेंगी, अगर चिपक गई तो आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ये भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, अडहेसिव या अडहेशन। ठीक है, तो और ये जो अडहेशन का जो एक प्रॉब्लम आती है अडहेशन वाली, वो मोस्ट कॉमन एडल्ट में देखने को मिलता है। स्टिक टुगेदर मतलब दो लेयर आपस में चिपक जाती हैं। एंड चौथा पॉइंट होता है वुल्वुलस। वुल्वुलस का मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब हमारे इंटेस्टाइन की लेंथ इतनी ज्यादा है, और अगर जैसे दो इंटेस्टाइन की ऐसे वो पूरी एक जो स्ट्रक्चर गई होती है हमारे इंटेस्टाइन की, एक के बाद एक ऐसे राउंड में, अगर उनमें से कोई एक इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो ट्विस्टिंग हो गया, यानी कि ऐसे घुमाव बन गया, तो आगे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि अदर पार्ट जो है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो दूसरे साइड नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो वॉल्वुलस उसको टर्म देते हैं, यानी कि ट्विस्टिंग, इंटेस्टाइन का ट्विस्ट हो जाना। और लास्ट जो हमारा मैकेनिकल कॉज है वो है इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इंटूससेप्शन उसमें क्या हुआ है कि इंटेस्टाइन का एक जो पार्ट है वो इंटेस्टाइन के ही दूसरे पार्ट को पेनिट्रेट करके कुछ इस तरीके का संरचना बना लेता है, यानी कि दो इंटेस्टाइन ऐसे आपस में है और वो इसको पेनिट्रेट किया और इसके अंदर ऐसे फर्दर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटूससेप्शन। ठीक है, ये सारे थे हमारे मैकेनिकल कॉजेज जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। तो अब हम जानते हैं नॉन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। नॉन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है न्यूरोजेनिक इम्पेयरमेंट और एक होता है वेस्कुलर डिस्टेंशन। तो न्यूरोजेनिक इम्पेयरमेंट और वेस्कुलर डिस्टेंशन क्या है,
और इनको नॉन मैकेनिकल कॉजेस क्यों कहा जाता है, इसकी बात करते हैं। नॉन मैकेनिकल का मतलब है कि ये जो है वो हमारे जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, जो मैकेनिकल सिस्टम है हमारे बॉडी का, उससे थोड़ा अलग है। यानी कि इसमें हमारे बॉडी का पार्ट जो है वो अफेक्ट तो हो रहा है, पर जो स्ट्रक्चर एनाटॉमी स्ट्रक्चर है उसके थ्रू नहीं हो रहा है, ये अलग चीजों से अफेक्ट हो रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसलिए इसको नॉन मैकेनिकल कॉज बोलते हैं। जैसे कि न्यूरोजेनिक इम्पेयरमेंट एंड वेस्कुलर इम्पेयरमेंट। न्यूरोजेनिक इम्पेयरमेंट ये होता है कि जब हम कोई फूड ले रहे होते हैं, फूड लेने के बाद जब हमारा फूड जो है वो स्टमक में जाके स्टोर होता है, तो वहां से एक नर्व सप्लाई होती है हमारे स्टमक को कि जो भी स्टोर फूड है उसको आगे तक वो पेरास्टालसिस मूवमेंट करेगा, और आगे से आगे ऐसे मूवमेंट जो है वो पूरा जीआई ट्रैक में होता रहता है। फिर वे वो सारे जहां जहां से मूव करते हैं फर्दर, जितने भी पार्ट में जाते हैं, वहां से कहीं से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कहीं से वेस्ट जो मटेरियल है उनको बाहर करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ये सारी चीजें होने के बाद क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। तो जो न्यूरोजेनिक इम्पेयरमेंट से मतलब ये है कि हमारे इंटेस्टाइन में जो फूड है उसमें नर्व सप्लाई नहीं हो रही है। नर्व सप्लाई नहीं हो रही है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पेरास्टासिस मूवमेंट नहीं होगा, और जब पेरास्टासिस मूवमेंट नहीं होगा तो जो फूड है वो आगे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको नर्व सप्लाई तो हुआ ही नहीं, और नर्व सप्लाई नहीं होगा तो वहां से वो वर्क ही नहीं करेगा, और जब वर्क नहीं करेगा तो फूड कहाँ है, वो वहीं स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये है न्यूरोजेनिक इम्पेयरमेंट, जिसे हम न्यूरोजेनिक इम्पेयरमेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। और दूसरा हमने बताया वेस्कुलर डिस्टेंशन। वेस्कुलर डिस्टेंशन मतलब जो हमारे इस इंटेस्टाइन में जो भी ब्लड सप्लाई हो रही है आर्टरी और वेन के थ्रू, अगर उसमें वेस्कुलर डिस्टेंशन देखने को मिलता है, मतलब जो आर्टरी है, ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, वो डिस्टेंशन यानी कि ब्लड वेसल्स और आर्टरी जो भी है वो बढ़ गए, अपने साइज से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंट हो गया, बढ़ गए, तो वो जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इंटेस्टाइन की जो ट्यूब है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो अपना साइज थोड़ा इंक्रीज कर लिए और साइड वाला जो हमारे इंटेस्टाइन का ट्यूब था उसमें जाके चिपक रहे हैं। तो वेस्कुलर डिस्टेंशन हुआ, लेकिन कॉज क्या किया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस कंडीशन को अगर किसी पेशेंट में हम न्यूरोजेनिक इम्पेयरमेंट की वजह से अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, तो उसमें हम ये उसकी ट्रीटमेंट में ये चीज तो होता है कि पेशेंट को न्यूरोजेनिक इम्पेयरमेंट है। और अगर वेस्कुलर डिस्टेंशन से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है तो उससे हम बोलते हैं वेस्कुलर डिस्टेंशन से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैंने मैकेनिकल में जैसा बता दिया कि कार्सिनोमा सेल का ग्रोथ अगर हो गया तो फिकल फिकल इम्पेक्शन हो गया, वहां पे फिकल का जमाव हो गया, अडेसिव हो गया मतलब दो लेयर आपस में चिपक गई, एंड वल्वुलस हो गया मतलब कि जो वो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो ट्विस्ट हो गई, तो ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन। और इंटूससेप्शन हो गया कि इंटेस्टाइन क्या है वो दूसरे इंटेस्टाइन में जाके पेनिट्रेट कर गई। ये थे हमारे मैकेनिकल, और नॉन मैकेनिकल में मैंने बता दिया न्यूरोजेनिक इम्पेयरमेंट और वेस्कुलर डिस्टेंशन। अब हम इसके कुछ पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसका जो फिजियोपैथोलॉजी होता है वो कैसा होता है, पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल इफेक्ट, चाहे वो नॉन मैकेनिकल हो या मैकेनिकल हो, कोई भी हो, बट वहां पे क्या हुआ कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फिर वो क्या करेगा, इंटेस्टाइनल कंटेंट, फ्लूइड, गैस एंड का अक्यूमुलेशन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या करेगा, वो फ्लूइड जो है, गैस जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, उन सबको अक्यूमुलेट करेगा। कहाँ पे करेगा, इंटेस्टाइन में। इंक्रीज डिस्टेंशन प्रेशर विथ इन इंटेस्टाइन, मतलब इंक्रीज कर रहा है वहां पे इंटेस्टाइन में, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां पे अगर अक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन के साइज को बड़ा करेगा या डिस्टेंशन क्रिएट करेगा। और डिक्रीज वेनस रिटर्न, जब हमारा बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल तरीके से है तो क्या करता है कि जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज है, यानी कि जो पैर है, लेग वाला जो पार्ट है, लोअर एक्सट्रीमिटीज, वहां से क्या करता है, ब्लड जो वेनस रिटर्न, मतलब कि वेन में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सारी कहाँ जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट में जाती है, और हार्ट में जाने के बाद वहां से प्योर करती है
जो भी इंफीरियर वेना कवा से हार्ट में आई और सुपीरियर वेना कवा से अपर बॉडी का आया, वो क्या किया, ब्लड को प्योर किया, फिर सारे आर्टरी के थ्रू हमारे बॉडी में सप्लाई किया। तो अगर डिस्टेंशन मिल रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन का डिस्टेंशन हुआ, तो वहां के ब्लड जो है वो प्योर होने के लिए नहीं जा पाएंगे, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या क्रिएट करेंगे, ये वेनस रिटर्न कॉज करेंगे। जब वेनस रिटर्न कॉज करेंगे आर्टरी आर्टरी और कैपिलरीज में, यानी कि ब्लड वेसल्स जितने भी ब्लड की सप्लाई हो रही है वहां पे, तो इससे क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग या सूजन, और कंजेशन देखने को मिलेगा। एंड तो ये एडिमा और कंजेशन की कंडीशन देखने को मिलती है फिर पेशेंट के अंदर। एंड दूसरी चीज होती है इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ। फिर एब्डोमिनल गर्थ को भी इंक्रीज करेंगी। एब्डोमिनल गर्थ का मतलब होता है जो एब्डोमिनल की साइज होती है नॉर्मल, अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन मोटा भी है तो भी उसमें अगर सब कुछ ठीक है तो उसका एब्डोमिनल गर्थ इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पे जब अक्यूमुलेट हो रहा है फूड और गैस और वाटर सारी चीजें, तो वो एब्डोमिनल गर्थ को बड़ा करेंगे। तो एब्डोमिनल गर्थ अगर हमें किसी पेशेंट में ऐसा पता चलता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम उसका, डॉक्टर हमें एडवाइस करता है कि उसका इंटेस्टाइनल गर्थ जो है वो हम सेकेंड आर्ली फोर्थ आर्ली जो भी है मेजर करते रहते हैं। तो मेजर करते हैं, और ये दो तरीके से करते हैं। एक होता है प्रेग्नेंट लेडीज में होता है। प्रेग्नेंट लेडीज में जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो बेबी का ग्रोथ है, जैसे 4 मंथ की कोई एंटीनेटल केयर के लिए कोई लेडीज आई है, वो प्रेग्नेंट है, तो 4 मंथ पे एब्डोमेन की साइज जितनी होनी चाहिए, नॉर्मल जो रेंज होना चाहिए, हम एब्डोमिनल गर्थ चेक करके, और फिर हम डॉक्टर जो होती है वो ये डिसाइड करती हैं कि कहीं बेबी का ग्रोथ जो है, ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है, मतलब नॉर्मल 4th मंथ में जितना बेबी का वेट होना चाहिए, जितना उसका एब्डोमिनल गर्थ होना चाहिए, उतना है या नहीं है। तो ये एब्डोमिनल गर्थ एक वो प्रेग्नेंट लेडीज में करते हैं। और एक एब्डोमिनल गर्थ करते हैं जब किसी पेशेंट को असाइटिस की कंडीशन हो। असाइटिस मतलब पेरिटोनियल कैविटी में विशरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम जो कैविटी होती है, उसमें अगर फ्लूइड का जमाव होने लगता है, फ्लूइड भरने लगता है, असाइटिस उसको उस टर्म देते हैं उस कंडीशन को, तो वहां पे पेशेंट का हमें एब्डोमिनल गर्थ लेना पड़ता है। एक इंची टेप से हमें उसके एब्डोमिनल का पूरा गर्थ चेक करना होता है। और दूसरा हम चेक करते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट में, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग पेशेंट, अलग अलग तरीके से हम एब्डोमिनल गर्थ का क्या महत्व है ये मैंने बताया। तो ऐसे पेशेंट में एब्डोमिनल गर्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या है। अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम तो ये है कि उसे एब्डोमिनल पेन होगा। कभी भी अपना जीआई ट्रैक अगर किसी भी डिजीज से सफर कर रहा है, तो सबसे पहला सिम्टम वो यही शो कराता है कि उसे एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन फर्स्ट साइन होता है जीआई ट्रैक के किसी भी डिसऑर्डर के लिए। एंड सेकेंड होता है वोमिटिंग। अगर फूड कोई पेशेंट ले रहा है, वो आगे पास नहीं हो पा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो क्या करेगा, जी गर्जिटेशन करेगा, मतलब कि वापस से फूड को जो है बाहर निकलने के लिए जी गर्जिटेशन करेगा, एक स्टमक में प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। और दूसरा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मतलब जैसे या तो वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। अगर वेस्ट प्रोडक्ट आगे पास नहीं हो रहा है, आगे बॉडी में नहीं जा रहा पेरास्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, तो वो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। इनएबिलिटी टू पास फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस का मतलब क्या होता है, गैस पास करना। गैस पास करने को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं फ्लैटुलेंस। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट को क्या करेगा, गैस पास नहीं होगा, तो उसको मतलब गैस का फॉर्मेशन तो होगा उसके बॉडी में, बट गैस पास नहीं होगा उसे। तो ये उसको एक जो सिम्टम है वो देखने को मिल सकता है। और दूसरा होता है मैलेज। मैलेज का मतलब होता है फीलिंग अनकंफर्ट, फीलिंग टू डिस्कंफर्ट। तो उसे डिस्कंफर्ट भी फील होगा। अगर उसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहां पे उसे डिस्कंफर्ट फील होगा। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि डायग्नोसिस क्या क्या है। सबसे पहले अगर मतलब पेशेंट को ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं, तो डॉक्टर वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक स्याही होती है जो कि रेडियो ओपैक लिक्विड होती है, जो कि जब एक्सरे, जैसे कि कोई एक्सरे कर रहा है या सीटी स्कैन कर रहा है,
तो वो क्या करेगा, लिक्विड जो है वो उसकी बॉडी में जाएगा। पहले तो पीने के लिए देते हैं सिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसको 1 लीटर वाटर में कॉन्ट्रास्ट मिलाते हैं, कॉन्ट्रास्ट को पीने के लिए बोलते हैं। और कॉन्ट्रास्ट पीने के बाद जब उस पे रेडियोग्राफी के लिए जब पेशेंट जाता है, तो वहाँ पे जितनी भी वो रेडियो ओपेक जो फ्लूइड होता है वो कहाँ कहाँ गया है, कैसे गया है, कहाँ मूव हुआ है, कहाँ जाके रुका है, वो सारी चीजें उस रेडिएशन में शो होती हैं। तो इसी तरीके से कुछ एक्सरे परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोसाइन। क्लोसाइन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्लोसाइन में जैसे कि एक पंजे के आकार के जैसा एक ऐसे पंजा है, और उसमें इस तरीके से कुछ इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन शो हो रहा है, वो इसी तरीके से एक्सरे में शो होता है, तो इसे बोलते हैं क्लोसाइन। और ये हमें कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, एक्सरे इमेज के थ्रू पूछ सकता है कि हाँ ये कौन से डिजीज में ये देखने को मिलता है, तो वहां पे हमें आंसर देना है कि इनटू ससेप्शन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में ये देखने को मिलता है, ठीक है। या ऐसा पूछता है कि क्लोसाइन किस पेशेंट में देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। और कॉफी 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 बीन साइन आपको आपके स्क्रीन पे ये भी शो हो रहा है, कॉफी बीन साइन। तो मतलब अगर इस तरीके का कॉफी बीन साइन, इस तरीके का साइन अगर कभी किसी पेशेंट के एक्सरे में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का जो इंटेस्टाइन है वो ट्विस्टिंग इंटेस्टाइन है, मतलब उसकी इंटेस्टाइन जो है वो ट्विस्ट कर गई है। तो ट्विस्टिंग इंटेस्टाइन की कंडीशन में हमें इस तरीके का एक्सरे शो होगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और एक होता है स्टेप लेडर साइन। स्टेप लेडर साइन कुछ इस तरीके का है कि इसमें जो गैस फ्लूइड और सारी चीजें हैं, वाटर है, वो क्या होगा, वो जैसे थोड़ा स्पॉट स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा उसके एक्सरे में। तो इसका मतलब है कि इसे इसे ऐसे साइन को हम बोलते हैं स्टेप लेडर साइन बोलते हैं, ठीक है। और ये 3 साइन मैंने बता दिया। और एक होता है टारगेट साइन या फिर बुल आई साइन। ये इस तरीके का है, इसमें कुछ इमेजिनरी हम ऐसा देखते हैं कि बुल के आई के जैसा होता है, जो 2 स्पॉट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो है जो बुल है उसके आईज के समान दिखाई देता है, इसलिए हम इसे टारगेट साइन या बुल आई साइन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ टाइप के एक्सरे थे कि पेशेंट में अगर इंटू ससेप्शन है तो हमें क्लो साइन देखने को मिलेगा, अगर ट्विस्टिंग है तो हमें कॉफी बीन साइन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का कुछ एक्सरे है जो शो होता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एक्सरे या सीटी स्कैन कराता है और फिर इस तरीके से कुछ नजर आ रहा है, तो वो खुद भी समझ सकता है कि हाँ उसे क्या प्रॉब्लम है, अगर उसे नॉलेज है तो। और अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशन की। ये तो था हमने जो डायग्नोसिस किया एक्सरे के थ्रू। अब हम जानते हैं और फर्दर इसमें और कौन कौन सी डायग्नोसिस होती हैं। एक तो होता है एक्सरे, जो कि मैंने बता दिया। एक होता है सीटी कॉन्ट्रास्ट, जो वो भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें पेशेंट क्या है, वो कॉन्ट्रास्ट लेता है। पहले तो वो केवल लिक्विड लेगा, इसके पहले वो कुछ नहीं लेता, एनपीओ रहता है पेशेंट जब भी उसका हम ये टेस्ट करने वाले होते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट स्टडी इसलिए करते हैं कि अगर पेशेंट में जैसे जो वाटर ले रहा है, फूड ले रहा है, कुछ भी चीजें हैं, अगर वो वेस्ट सारी बाहर नहीं बॉडी से निकल रही है, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इनबैलेंस मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट का चेक करने से भी हमें पता चल जाता है कि हाँ पेशेंट में ऐसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरा होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसा अभी आप देख पा रहे हो। और एबीजी एनालिसिस करते हैं। एबीजी एनालिसिस इसलिए करते हैं कि इसमें जो हमारा ब्लड है उसमें हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। वो किस वजह से, जैसे एचसीएल है, एचसीएल का प्रोडक्शन कम हो रहा है, या जो भी स्टमक से रिलेटेड वो ब्लड में जितनी सप्लाई होनी चाहिए वो अगर नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी है, तो एबीजी के थ्रू मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो ये चांसेस हैं कि पेशेंट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। और अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। फाइनली ये मैनेजमेंट आपके लिए क्या, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर ये पेशेंट कोई है या कोई व्यक्ति जो इस वक्त वीडियो देख रहा है, अगर वो इस तरीके से सफर कर रहा है किसी भी बीमारी से, जैसा कि मैंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बताया, साइन सिम्टम बताए, अगर ये सारी चीजें हैं, तो उसके फिर क्या मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं, हम इसकी बात करते हैं।
तो जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, अगर हॉस्पिटलाइज होता है, तो हम उसके में आईवी फ्लूइड देते हैं। आईवी फ्लूइड इसलिए दे रहे होते हैं कि पहली चीज की पेशेंट को जैसे ही ये पता लगता है कि पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या जीआई ट्रैक्ट से कोई भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसको ऑर्डर दे देते हैं कि एनबीएम रखना है। एनबीएम का मतलब होता है नील बाई माउथ। और उसी तरीके से सेम एक वर्ड होता है एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल। तो ये दोनों चीजें सेम है, एनबीएम और एनपीओ। तो एनपीओ रखने के बाद हम उसको उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए, और किसी चीज की कमी ना हो, एनर्जी की कमी ना हो, फ्लूइड की कमी ना हो, डिहाइड्रेट ना हो, तो हम आईवी फ्लूइड देते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। एंड दूसरा होता है इनपुट आउटपुट चेक करते हैं कि पेशेंट कितना ले रहा है, और जितना ले रहा है क्या उतना अमाउंट में कुछ एब्जॉर्प्शन होके कुछ बाहर निकल रहा है या नहीं हो रहा है। तो इनपुट आउटपुट का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। ऐसा मतलब होता है कि जो उसका बावेल जो है वो किसी जो भी चीजें वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रही हैं, तो उसको भी पेशेंट को भी हम बताते हैं कि आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके का उसका कलर है, क्या है, चेंजेस है या नहीं है। अगर बहुत टाइम से कोई वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में है तो कलर चेंज हो जाता है नॉर्मली उसका। तो ये सारी चीजें पेशेंट को भी कुछ एजुकेट करना है कि आपको ऐसी चीजें हमें बतानी है, इन्फॉर्मेशन देना है, हम जो भी वहाँ मेडिकल स्टाफ है। और मेडिकल मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं decompressed bowel by removal of fluid and gas by NG ट्यूब। एनजी ट्यूब के द्वारा एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट की बॉडी में, और उसके द्वारा हम जो भी गैस और फ्लूइड है उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं एक ट्यूब के द्वारा, एनजी ट्यूब, जिसको कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफी हद तक पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उससे। और ये जो एनजी ट्यूब है वो उसको जब इस न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब बेबी बर्थ लेता है, तो उस टाइम पे स्टमक वॉश करने के लिए हम बेबी के माउथ से एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं और स्टमक वॉश करते हैं। तो ये सेम इसी तरीके का कंडीशन कुछ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट में, एडल्ट में यूज किया जाता है। और और अभी आपके स्किन पे शो हो रहा है, जो ये ट्यूब शो हो रहा है उसे हम बोलते हैं मिलर एबोट ट्यूब। ये मिलर एबोट ट्यूब क्या होती है, ये 3 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब को जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस ट्यूब को इंटेस्टाइन में पूरा अपने ओरल से इंटेस्टाइन तक का इंसर्ट करते हैं, और क्या करते हैं वहां से सक्शन करते हैं। सक्शन करके जितनी भी वेस्ट चीजें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है इंटेस्टाइन में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है। और बाकी आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे एक और ट्यूब जो शो हो रही है, वो होती है कंटोर ट्यूब। ये कंटोर ट्यूब क्या है, इसमें जो एक बाहर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, वो क्या, उसको क्या करते हैं, बिल्कुल पिचका हुआ वो होता है, और जैसे ही हम उस ट्यूब को पेशेंट की इंटेस्टाइन तक लेके जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, उसे ओपन कर देते हैं। और जब ओपन करेंगे, जब वो डिफ्लेट होगा जो बैलून है, तो वो अपने साथ सारी चीजें सक कर लेगा। मतलब एक तरीके से वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पाइप में उसके फिल हो जाएगा, ट्यूब में फिल हो जाएगा, और उस ट्यूब को धीरे धीरे करके बाहर खींच लेते हैं। ये सारी जो है चीजें हैं वो इंट्यूबेट करके पेशेंट में किया जाता है। और तो इससे अगर पेशेंट को रिलीफ मिलता है कुछ टाइम के लिए, अगर पेशेंट सही हो जाता है ये सारे जो प्रोसीजर करने के बाद, तो सही है, कुछ पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अदरवाइज सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में ये करते हैं, सबसे पहला तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट में होता है कि कहीं पे भी हम यूएसजी के थ्रू या सीटी स्कैन के थ्रू अगर हमें पता चलता है कि उस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो किस टाइप का इंटूससेप्शन है, अडहेसिव है, मतलब 2 लेयर चिपक गई है, या इंटेस्टाइन का ट्विस्टिंग हो गया है, तो उस तरीके से सारी चीजें देखने के बाद, जानने के बाद वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे एनास्टमोसिस परफॉर्म करते हैं। एनास्टमोसिस मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, पेप्टिक अल्सर की सर्जरी में बताया था, सर्जिकल मैनेजमेंट में, कि एनास्टमोसिस का मतलब होता है कि ये इंटेस्टाइन का एक पार्ट है और ये इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ की जो चीजें हैं डॉक्टर के द्वारा, सर्जन के द्वारा उसे काट दी जाती हैं, और फर्दर इधर इंटेस्टाइन के पार्ट को, इधर के इंटेस्टाइन के पार्ट को जो कि नॉर्मल है, उनको पकड़ के ऐसे डॉक्टर स्टिचेस कर देते हैं, यानी कि सिल देते हैं। और ये सूचरिंग करने के बाद, इसकी स्टिच लगाने के बाद, जो बाकी इंटेस्टाइन का पार्ट है वो क्या करेगा, उनका पाथवे जो है वो क्लियर है।
तो एनास्टमोसिस यही एक सर्जरी होती है जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में परफॉर्म की जाती है सर्जन के द्वारा। और दूसरा है कि हर्नियोप्लास्टी करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि ये जो पेनिट्रेट करके अगर जो अपना इंटेस्टाइन है वो उसकी नॉर्मल साइज से पेनिट्रेट करके वो अलग बाहर निकल गया, स्किन से बाहर उसको पेनिट्रेट कर दिया है, तो ऐसे में हर्नियोप्लास्टी वगैरह किया जाता है। अब इन सारी चीज़ों में हम बात करते हैं कि हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कि ये तो था कि सर्जन अपना काम कर रहा है और सारी चीज़ें हो रही है, पेशेंट में कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे लास्ट अब हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि पेशेंट जब एनपीओ है, पेशेंट को एनपीओ जब रखा गया है तो उसे कुछ भी नहीं देना, ओरल नहीं देना होता है, और वहाँ पे हम आईवी थेरेपी हमेशा यूज करते हैं, मतलब आईवी फ्लूइड कंटिन्यू देना है, जो भी डॉक्टर का ऑर्डर है, लाइक आरएल, एनएस, डीएनएस, जो भी चीजें हैं वो हमें देना है। और मेंटेन उसे उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंटेन आईवी फ्लूइड, ठीक है। एंड प्रोवाइड सेमी फॉलर पोजीशन। अगर पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें उसे सेमी फॉलर पोजीशन में बिठा के रखना है, 45 डिग्री उसका बेड जो है वो सेमी फॉलर पोजीशन में रखना है। एंड मॉनिटर एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब को मॉनिटर करना है कि उससे जो ड्रेनेज बाहर आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन बाहर आ रहे हैं, वो उसका कलर कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, और उसका जो सारे कंटेन कैसे हैं, कि कितना कितने अमाउंट में आ रहा है, वो सारी चीजें एक नर्स को, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो ये था आज के हमारी वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन विथ इमेज। आपने इमेज के थ्रू देखा कि कैसे कैसे कौन कौन से सिम्टम्स पेशेंट में शो हो रहे हैं, फिर कैसे कैसे हम एक्सरे और एक्सरे के थ्रू किस तरीके का इमेज शो होता है, और कितने तरीके से होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इनका मैनेजमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं। तो विद इमेज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिजीज से रिलेटेड या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी, और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।